हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है लेक्चर 7। लेक्चर 6 तक आपने नहीं देखा है तो पहले लेक्चर 6 तक देखो, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट पहले वाला लेक्चर का यूज होता है। और आपको पता होना चाहिए कि आपसे एक सिर्फ रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो के रिजोल्यूशन में को लेके दिक्कत है तो आप 720 पिक्सल पे देखो। मेन मोटिव ये था कि कम समय में चीज़ों को ज़्यादा डिलीवर करना, ज़्यादा क्वेश्चन कराना क्लास के अंदर ही। तो मैंने क्या किया है कि एक ही सीट के अंदर, मतलब एक स्लाइड में ही क्वेश्चन भी लिख देता हूँ और थोड़ा जो उसमें यूज थ्योरी भी लिख देता हूँ, ताकि आप सोच सको कि इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा, पहले ये आपको सोचने आ जाएगा तो आप अप्लाई करने लगोगे। तो हम लोग कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, इसलिए पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, थ्योरी लिख देते हैं, ताकि आप सॉल्यूशन क्लास के साथ करते चल जाओ। तो आपको क्या करना है, अगर 360 पिक्सल में आपको नहीं दिख रहा है तो आप उसको 720 पिक्सल पे करो, ठीक है, तो आपको दिखेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, हमारा जो 7 है। और इस लेक्चर में हम लोग बहुत सारे एटॉमिक मासेस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, कोई भी एटॉमिक मास को पढ़ने से पहले हमको पता है कि अगर हम एलिमेंट का बात करते हैं, जैसे कि एक्स हमारा एलिमेंट है, तो यहाँ पे ए जो हमारा होता है ये डिनोट करता है किसके बारे में, ये डिनोट करता है एटॉमिक मास को। और जेड हमारा डिनोट करता है एटॉमिक नंबर को। उसी तरह से अगर मेरे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन में हम क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारा ये एक है ये हमारा एटॉमिक मास बता रहा है, और ये एक जो हमारा है एटॉमिक नंबर को बता रहा है। तो हमको यहाँ से पता चला कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन एक होता है, जिसके ये हाइड्रोजन अभी न्यूट्रल है, तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहा है, तो इसका प्रोटॉन भी क्या होगा, एक होगा। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो एक माइनस एक किए तो जीरो। तो यहाँ से एक बात पता चला था कि हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस के ऊपर, फिर देखते हैं कि इसके बीच का रिलेशन क्या निकलता है। तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की मास के ऊपर, तो ये होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। और अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन के ऊपर, तो प्रोटॉन का जो हमारा मास होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। और इसका न्यूट्रॉन का भी लगभग सेम होता है। तो आप क्या देख पा रहे होगे कि प्रोटॉन, जो प्रोटॉन है हमारा, वो इलेक्ट्रॉन के 10,000 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो 27 के लिए है ये। अच्छा हमको एक बात बताओ कि ये -27 है और ये -31 है, इसमें से कौन सा बड़ा है। तो आप बोलोगे -27 क्यों बड़ा है, क्योंकि नेगेटिव साइन में हम लोग छोटा को देखते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास को हम नेग्लिजिबल मानते हैं, क्योंकि प्रोटॉन जो है उसका 10,000 टाइम्स, 10,000 इलेक्ट्रॉन टाइम्स ज्यादा होता है वेट को लेके। तो इसीलिए हम लोग क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास किसी भी एटॉमिक नंबर के मास के लिए हम किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में जब हम मास को देखते हैं, मतलब या किसी भी एलिमेंट का एटम का मास देखते हैं, तो उसमें हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैरी करते हैं, इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट करते हैं। क्योंकि आप देख सकते हो कि 10,000 इलेक्ट्रॉन मिल के भी एक प्रोटॉन बना रहा है। तो ये आपको देख सकते हो 10⁻³ के लिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं रिलेटिव एटॉमिक मास के ऊपर। रिलेटिव एटॉमिक मास को RAM से भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म से डिनोट करेंगे आगे। ये देखो डिफाइन कैसे होता है, डिफाइन एज हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम, ठीक है। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास जो होगा वो हैवियर होगा किसके कंपेरिजन में, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम कार्बन 12 आइसोटोप्स। आपको पता है ना कार्बन 12 का आइसोटोप्स 12, 13, 14 होता है, पर हम लोग लेते हैं कार्बन 12 का, क्योंकि वो क्या होता है, नॉन रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए हम लोग कार्बन 12 का लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो सिंपल सा आपको समझना है कि मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ द एलिमेंट से कंपैरिजन करो कि 1/12 किसी कार्बन 12 आइसोटोप्स के 1/12 पार्ट से डिवाइड कर दो और उसको कंपैरिजन करो, तो आपको रिलेटिव एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के सिंगल एटम को लो, उसको डिवाइड करो 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स के 1/12 पार्ट को तुम क्या करो, डिवाइड करो, देन यू गेट रिलेटिव एटॉमिक मास। अब इसको इजी तरीका से कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है इसको जानते हैं, जैसे कि ये एक नंबर है, ठीक है, ये एक नंबर है, इसका मतलब आपको पता चल जाएगा अभी तुरंत, यूनिटलेस क्वांटिटी है। ये कैसा क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। अगर हम बात करते हैं कि 1/12 इंटू मास ऑफ सिंगल कार्बन 12 आइसोटोप एटम को कैसे लिख सकते हो, इसको आप एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में लिख सकते हो, इसको आप AMU के फॉर्म में लिख सकते हो, इसको आप यूनिफाइड, U फॉर यूनिफाइड होता है। अब देखो इसको समझने से पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इसको समझने से पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं। एक MU, इसको भी इससे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं। देखो एक मोल का वेट हमने बताया था कि एटॉमिक वेट इन ग्राम होता है। एक मोल का वेट जो होगा वो एटॉमिक वेट होगा ग्राम में। अगर आपसे पूछेगा एक मोल का वेट बताओ, आप बोलोगे कि एटॉमिक वेट होगा वो किस में होगा, ग्राम में होता है।
अगर हम पूछेंगे कि 1 मोल आपके पास कार्बन एटम है, ठीक है, 1 मोल आपके पास क्या है, कार्बन एटम है। अब आपको बताना है कि वो उसका वेट कितना होगा, तो आप बोलोगे 12 ग्राम होगा। और ये क्या है, ग्राम आपका क्या है, ग्राम आपके साथ इसके साथ लगेगा, क्योंकि 1 मोल कार्बन एटम के साथ 12 ग्राम। अगर हम बात करते हैं कि Na नंबर ऑफ कार्बन एटम है, कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है, Na नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो आप क्या बोलोगे कि कितना कार्बन एटम है, 12 है। कितना है कार्बन एटम, 12 है। तो जब Na नंबर ऑफ कार्बन एटम में 12 है, तो अगर हम आपसे पूछेंगे 1 कार्बन एटम में, तो आप 12/Na करोगे ना, यूनिटरी मेथड लगाओगे, 12/Na करोगे। अब 12/Na आ गया 1 कार्बन एटम के लिए, तो अब यहाँ पे आप यहाँ पे पुट कर दो। आपको पता होना चाहिए कि जो 1 AMU हम इसके लिए डिनोट कर रहे हैं। जैसे कि आपसे पूछ रहा है कि 1 AMU कितना होता है, जैसे हम आपसे बोले 1/12 इंटू मास ऑफ सिंगल कार्बन आइसोटोप्स एटम को हम कितना कैसे दिखाएंगे, एटॉमिक मास यूनिट से, मतलब कि AMU से दिखाएंगे, एटॉमिक मास यूनिट का AMU होता है मतलब, या फिर यूनिफाइड से दिखाएंगे। तो हम आपसे पूछे, चलो बताओ 1 AMU का क्या मतलब है, आप क्या बोलोगे, 1/12 इंटू मास ऑफ सिंगल कार्बन 12 आइसोटोप एटम। क्या बोलोगे, 1/12 इंटू मास ऑफ सिंगल कार्बन 12 आइसोटोप। देखो इससे बोरिंग होता है, पर एक बार आप इसको समझ लो, फिर आपको अच्छा, ये एक अच्छा टॉपिक में आता है। आपको लग रहा होगा इजी चीज है, पर ये टॉपिक अच्छा होता है, कंफ्यूजन यहाँ पे आता है। 1 AMU में हम क्या बोलेंगे, 1/12 इंटू मास ऑफ सिंगल कार्बन 12। तो मास ऑफ सिंगल कार्बन 12 का यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना 1 कार्बन एटम, ये सिंगल मास का कैसे कितना निकाले, 12/Na। अब यहाँ पे क्या करो, 12/Na को पुट कर दो, 12/Na को पुट करो और 12 को काटो, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 1/Na। अब इस 1/Na का वैल्यू कैसे निकलेगा, 1 AMU इक्वल टू होता है 1/Na। और आपको पता होना चाहिए Na क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है। तो 1/6.022 इंटू 10⁻23 का अगर आप डिवाइड करोगे, तो ये आपका ऊपर जाके 24 हो जाएगा, और कहीं ना कहीं डिवाइड होकर आपका वैल्यू आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो आप बोल सकते होगे कि 1 AMU का जो वेट होता है वो होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, सारा कॉन्सेप्ट आ गया होगा समझ में कि कैसे रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, 1 AMU क्या होता है, 1/Na क्यों लिखे थे, फिर उसके बाद ये कटा तो 1/Na हो गया। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट जो होता है आपका क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। सीधा आप एटॉमिक मास लिख दो, ग्राम बिना लगाए हुए। एटॉमिक मास नंबर के इक्वल होगा, एटॉमिक मास नंबर मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास किसके इक्वल होगा, नंबर के इक्वल होगा। अब देखो अगर आपसे पूछेगा कि कैलकुलेट करो रिलेटिव एटॉमिक मास, किसका कैलकुलेट करना है, जैसे आपको बोल दिया है कि इसका कैलकुलेट करो, किसका, नाइट्रोजन का, तो आप क्या बोलेगे 14, ऑक्सीजन का बोला है तो सिर्फ क्या करो 16, कार्बन का बोलेगा रिलेटिव एटॉमिक मास 12, सोडियम का बोलेगा तो 23। ना कुछ यूनिट नहीं लगाना, ग्राम ग्राम नहीं लगाना, सिर्फ सिंपल लिख देना, तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक वेट का अगर हम बात करते हैं तो ऑलवेज अगर रिलेटिव एटॉमिक वेट पूछे तो ये हमेशा AMU के फॉर्म में होगा या यूनिफाइड के फॉर्म में होगा, या तो AMU के फॉर्म में होगा मतलब एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में होगा, या यूनिफाइड के फॉर्म में होगा। एटॉमिक मास नंबर इन टर्म्स ऑफ ए मतलब कि एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास जिसको हम AMU बोल रहे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा सॉर्टेड हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सिलेक्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि हमको क्या करना है, एटॉमिक वेट निकालना है। क्या करना है, एटॉमिक वेट निकालना है। अगर हम आपसे पूछ रहे थे एटॉमिक वेट का बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से पहले क्वेश्चन नंबर 4 को करते। देखो जैसे हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास पूछा तो हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास पूछा, इसका मतलब कि सिंपली हो जाएगा क्या, कहाँ पे है देखो 12 यहाँ पे, तो ये 12 हो जाएगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछ रहे हैं मास ऑफ सिंगल एटम, तो मास ऑफ सिंगल एटम का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो मास ऑफ सिंगल एटम का कितना हो जाएगा, मास ऑफ सिंगल एटम। अब यहाँ पे देखो मास ऑफ सिंगल एटम में आप क्या करना है, यहाँ पे देखो AMU लगा देना है। यहाँ पे देखो AMU कहाँ पे लगाए थे, हाँ आपको यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है जैसे, ठीक है, ये मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो ये कितना सिंगल एटम का पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या 1 AMU है या फिर 1 यूनिफाइड है। तो उसी तरह आपसे मास ऑफ सिंगल एटम पूछेगा तो जिस तरह से आप 12 लगाए हो, 12 में 12 AMU लगा दो, तो ये आपका हो जाएगा इसके लिए, ये आपका हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। A का हो जाएगा 4, B का हो जाएगा 2। अगर हम बात करते हैं मोलर एटॉमिक मास के ऊपर, तो मोलर एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, मोलर एटॉमिक मास आपका हो जाएगा जिसमें ग्राम लगा हो, ठीक है ना। मोलर एटॉमिक मास मतलब कि जिसमें ग्राम लगा हो, जिसको मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 12 ग्राम हो गया। अगर हम पूछेंगे 1 AMU तो आप बोलेंगे 1/Na ग्राम। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 होता है यहाँ पे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देख रहे हैं कैलकुलेट वेट ऑफ सिंगल एटम ऑफ कार्बन, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट वेट ऑफ
सिंगल एटम ऑफ कार्बन, सिंगल एटम ऑफ कार्बन। तो आप सिंगल एटम ऑफ कार्बन का जब बात कर रहा है तो आपको हम बोले थे कि 12 AMU होगा या फिर 12 यूनिफाइड होगा, ये सही है। अगर हम बात बोल रहे हैं कि कार्बन एटम इन ग्राम, कार्बन एटम इन ग्राम, तो जब हम बात करते हैं कार्बन एटम इन ग्राम तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे कार्बन एटम इन ग्राम तो 12 AMU हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा 12/Na हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12/Na हो जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं कि ग्राम में, जैसे कि यहाँ पे देखो यहाँ पे 12 AMU, 1 AMU का मतलब 1/Na हो गया। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे 12 AMU तो 12/Na हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम आपसे पूछ रहे हैं मोल ऑफ मोलर एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन एटम, तो क्या बोल रहे हैं कि मोल और मोलर एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन एटम, मोल और मोलर एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन एटम, तो आप क्या बोलोगे कि एक मोल में Na नंबर होता है, एक मोल में कितना होता है Na नंबर होता है। तो 1 कार्बन एटम में कितना होगा, 1 कार्बन एटम में कितना हो जाएगा 12/Na ग्राम हो जाएगा, 12/Na ग्राम हो जाएगा। तो Na कार्बन एटम में कितना होगा 1 मोल ऑफ कार्बन एटम होगा। तो यहाँ पे 12 इंटू Na, यहाँ से Na कट गया, ये कितना हो जाएगा 12 ग्राम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 ग्राम हो जाएगा। तो आपसे पूछे कि मोल और मोलर एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन एटम, तो आपको तो पता था, फिर भी आप इतना प्रोसेस देखे, फिर भी आप डायरेक्टली बोल सकते हो मोलर एटॉमिक वेट पूछ रहा है कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, क्योंकि मोलर एटॉमिक वेट पूछ रहा है ना। तो आप इसका रिलेटिव एटॉमिक मास में आई होप कि आपको डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर रहे होंगे ग्राम एटॉमिक मास के ऊपर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग ग्राम एटॉमिक मास को देखेंगे। ग्राम एटॉमिक मास उससे इजियर होता है रिलेटिव एटॉमिक मास के कंपैरिजन में। ग्राम एटॉमिक मास सिंपली बताता है कि एटॉमिक मास इन ग्राम और मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। जैसे कि ग्राम एटम है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं मोल ऑफ एटम। अगर ग्राम मॉलिक्यूल्स है उसको हम क्या बोल सकते हैं मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे कि एक एग्जांपल समझते हैं कि 3 ग्राम नाइट्रोजन का एटम है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका मीनिंग क्या निकलता है कि 3 मोल नाइट्रोजन का एटम है। 5 ग्राम ऑक्सीजन का एटम है, इसका मतलब 5 मोल ऑक्सीजन का एटम है। 10 ग्राम ऑक्सीजन का एटम है, इसका मतलब कि 10 मोल ऑक्सीजन का एटम है। इसी तरह से अब हम लोग एवरेज एटॉमिक मास एक नया पढ़ते हैं। हम लोग ग्राम एटॉमिक रिलेटिव पढ़ लिए, ग्राम पढ़ लिए, एवरेज पढ़ेंगे। एवरेज एटॉमिक मास में हम लोग पढ़ते हैं किस लिए, आइसोटोप्स को लेके। आइसोटोप्स होते क्या है, आइसोटोप्स होते हैं जिसका बोल सकते हो कि एटॉमिक मास जो होता है आपका डिफरेंट होता है पर एटॉमिक नंबर सेम होता है। अगर हम देख पा रहे होंगे कि एटॉमिक मास जैसे कि हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का आपको पता है ना कि 3 आइसोटोप्स होता है। हाइड्रोजन का आपको पता होना चाहिए 3 आइसोटोप्स होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। उसी तरह से क्लोरीन का भी 2 आइसोटोप्स होता है, क्लोरीन 35 और 37। हाइड्रोजन का एक देखते हैं कि एग्जैक्ट 1.008 होता है, इसको हम 1 मानते हैं एवरेज करके। क्लोरीन का 35.5 मानते हैं। उसी तरह से मान लो हमारे पास ये कंटेनर है और इसमें हाइड्रोजन एटम भरा हुआ है। अब इसमें से हम देख पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं इस आइसोटोप्स का, जिसको हम प्रोटियम बोल रहे हैं, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, प्रोटियम का हमारे पास 10 एटम है। 10 एटम है तो हमको पता है कि इसका एटॉमिक मास 1 होता है, तो 1 इंटू 10 मतलब कि 10 है, 3 ही होगा यहाँ पे, खैर 3 ही होगा। यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब 9 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, 9 2 11 21 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 21 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 10 का 10 14 और 9 4 23, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग बात कर रहे होंगे एवरेज एटॉमिक मास के ऊपर। देखो ये कुछ ऐसा नहीं था, बस एक विजुलाइजेशन था जो अब हम लोग मेन ये है एवरेज एटॉमिक मास में हम लोग क्या किए, देखा होगा कि एवरेज मतलब कि टोटल मास बाय टोटल एटम कर दो। टोटल मास में हम लोग क्या कर रहे थे, जो इसके एटॉमिक मास और कितना नंबर में प्रेजेंट है, 10 नंबर में प्रेजेंट है, और एवरेज एटॉमिक मास कितना है इसका 1 है। इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना है 2 है। कितना नंबर में प्रेजेंट है 2 नंबर में। कितना नंबर में प्रेजेंट है 3 नंबर में। एवरेज एटॉमिक मास कितना है इसका 3 है। ट्रिटियम के लिए 3 है, ड्यूटेरियम के लिए 2 है, प्रोटियम के लिए 1 है। हम लोग क्या कर रहे थे, कहीं ना कहीं इसको मान लो A, इसको मान लो X, तो देखो A1 है हमारा, X1 है, इसको मान लो A2, इसको मान लो X2, A2 A2, X2 A3 X3, और X हमारा क्या है नंबर ऑफ एटम है। तो नंबर ऑफ एटम कितना है हमारा, देखो यहाँ पे X1 X2 X3। तो इसी तरीका से हम लोग क्या करते हैं एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, दैट मीन्स कि A1 X1 A2 X2। अब यहाँ पे X1 और X2 और X3 जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये हम लोग नंबर ऑफ आइसोटोप्स के लिए यूज कर सकते हैं, मोल ऑफ आइसोटोप्स के लिए यूज कर सकते हैं, मोल परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स के लिए यूज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में मोल रेशियो दिया हो तो उसके लिए यूज कर सकते। कुछ क्वेश्चन है उसके बाद आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो कैसे इसको बनाना है। बोरोन का 2 स्टेबल आइसोटोप्स है, वो आइसोटोप्स है B10 और ये कितना परसेंट है 90% परसेंट है। अगर हम बात आपसे करते हैं B81% है, ठीक है, ये कितना है B11 है।
ठीक है। तो हम अब देखो एक ट्रिक इसमें कैसे होता है कि अगर बिना कैलकुलेशन किए भी आप बता सकते हो मैक्सिमम परसेंटेज किसका है, इसका है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो एवरेज आएगा वो 11 से मतलब बोल सकते हो कि 10 से कम तो आएगा नहीं, 10 से कम तो आएगा नहीं, 10 से कम यहाँ पे है कोई नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि 81 है, मतलब कि आप लगभग बोल सकते हो कि 10 तो आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे 10.2 भी नहीं आएगा, तो 11 के नजदीक आएगा। 11 के नजदीक कौन सा है, 10.8, ये आंसर हो गया। अब देखो इसको कैलकुलेशन करके देखते हैं। 10 इंटू 19 प्लस 81 इंटू 11, और कितना जोड़ देना है, कहीं ना कहीं हम कितना जोड़ देंगे, टोटल कितना परसेंटेज है, 100, कितना है 100 है। तो यहाँ पे कितना हो गया 190 प्लस 81 इंटू 11, आपका हो गया 1 8 1 8 1 9 और 851, ठीक है 100। तो आप देख सकते हो कि 851 और 190 को जोड़ते हैं तो 1081 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1081 बाई 100। अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पे डेसिमल पड़ जाएगा तो 10.8 आ गया। कितना आ गया, 10.8 आ गया। देखो ऑप्शन में 10.8 है ना। तो इस तरीका से कर सकते हैं ये ट्रिक लगा के। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप डायरेक्ट कर सकते हो। क्लोरीन एटम है 75%, और कितना कितना नंबर का, 17 नंबर का, 17। अब ये 17, ये कितना है, ये 17 का कितना है, 25%, ठीक है। क्लोरीन एटम यहाँ 10 है, यहाँ पे 75% प्रेजेंट है। ये एक मिनट यहाँ पे ये होगा ना 35 के साथ होगा ना। 35 वाला कितना प्रेजेंट है, 75%। 37 वाला कितना प्रेजेंट है, 25%। और कितना परसेंटेज टोटल होता है, 100। ये कितना हो गया, 35 इंटू 75। आप क्या कर सकते हो, इसको आप सोच भी सकते हो कि 75% ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन जो होगा वो 37 से ज़्यादा तो होगा नहीं, 36 वाला भी नहीं होगा, 35 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 35 तो होगा नहीं, उसके बाद 35.5 होगा, 36.3 और 36.8 नहीं होगा, 35 के आसपास वाला होगा, तो 35 तो होगा नहीं, 35.5 होगा। उसी तरह से देखो ये वाला क्वेश्चन है। अब इसको भी आप ऐसे कर सकते हो कि इसमें 90% है, इसमें 80% है, इसमें 2% है। 90% वाला होगा मतलब बोल सकते हो कि 200 के आसपास वाला होगा। 200 तो नहीं होगा, 200 से कम भी नहीं होगा, 200 से ज़्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि 202 होगा, 199 तो नहीं होगा, 200 तो नहीं होगा, 202 नहीं होगा, 200 के बाद 201 आता है, तो ये होगा। आप कैलकुलेशन करके देख लेना, देखना 201 ही आएगा। कैलकुलेशन कैसे करोगे, जैसे इसका कैलकुलेशन कर लेना, उसके बाद 3 नंबर का देखो कैलकुलेशन कैसे करोगे। 200 इंटू 90 प्लस 80 इंटू 202 प्लस 80 इंटू 199 होगा, 80 इंटू 199 प्लस 202 इंटू 2%। अब सारा परसेंटेज जोड़ो, 2 8 10 हो गया 90, नीचे 100 से डिवाइड कर दो, आपको इतना ही आएगा। अब उसके बाद देखो ये क्वेश्चन एक बोनस टाइप में समझ लो कि 20 मॉलिक्यूल्स है SO2 का, जो वेट में कितना है, n मान लो, n मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के बराबर है, ये n का वैल्यू निकालो। तो वेट ऑफ SO2 को हम इक्वेट कर देंगे वेट ऑफ ऑक्सीजन से। जो वेट होता है वो कितना होता है, मॉलिकुलर वेट बाय Na, क्योंकि हम मॉलिक्यूल्स का बात कर रहे हैं, नंबर का बात कर रहे हैं, तो Na लिख दिए, Na यहाँ से कटा। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि जब Na यहाँ से कट गया, तो आप यहाँ से n का वैल्यू निकालो। ये कितना आ जाएगा, 20 इंटू 64 बाई 32। अब इसको सॉल्व करो 2 टाइम्स में, मतलब कि n का वैल्यू हो जाएगा 40 मॉलिक्यूल्स। तो बोल सकते हो कि 40 मॉलिक्यूल्स जब होगा ऑक्सीजन का, तो ये बराबर हो जाएगा वेट ऑफ ऑक्सीजन SO2 का और वेट ऑफ इसका। अब देखो, अब हम लोग बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग समझेंगे मॉलिक्यूलर वेट को। मॉलिक्यूलर वेट में सीधा सा समझना है, ये बहुत इजी है, क्योंकि आप लोग को पहले भी मॉलिक्यूलर वेट के बारे में पता है, फर्स्ट क्लास में भी हम लोग पढ़े थे। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ये वेट होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स का, और किस टर्म्स में लिखते हैं इसको, एमयू और यूनिफाइड के फॉर्म में। अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स के फॉर्म, मॉलिक्यूल्स होता क्या है, तो एटम्स मॉलिक्यूल्स कंपाउंड के ऊपर भी बात कर लिए थे, फिर भी देखो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, वो स्पीसीज जब मोर देन वन एटम के साथ फॉर्म हो तो उसको हम मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं देखो CO2 हमारे क्या है, 3 मॉलिक्यूल्स के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ और कार्बन के साथ। कार्बन का यहाँ पे क्या है, 1 एटम है, और ऑक्सीजन का 2 एटम है, और साथ में मिलके हमारा क्या है, कंपाउंड बना है CO2। तो आप देख सकते हो मॉलिक्यूल्स जो फॉर्म करता है, कहीं ना कहीं मोर देन 1 एटम से फॉर्म करता है। खैर ये CO2 तो कंपाउंड है। मॉलिक्यूल्स जैसे कि देखो ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सारे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर, जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर, तो मॉलिक्यूलर वेट को सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स, जैसे कि देखो ये आपका क्या मॉलिक्यूलर वेट हो गया, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना निकलेगा, H2O का मॉलिक्यूलर वेट, जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं एटॉमिक वेट को जोड़ दो तो जाके ये मॉलिक्यूलर वेट
बन जाएगा। जैसे कि देखो H2 में 2 हाइड्रोजन था, 1 ऑक्सीजन था, तो अब आप इसको लिख सकते हो कि एक हाइड्रोजन के लिए क्या लिखते हैं, 1 AMU। तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू 1 मतलब 2 AMU, और यहाँ पे 16 AMU। टोटल AMU कितना हो गया, 18 AMU हो गया। कितना AMU हो गया, 18 AMU। एक हाइड्रोजन आइटम के लिए 1 AMU। अगर मेरे क्योंकि अगर हम बात करते हैं 16 के लिए, मतलब कि ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास, 16 होता है, पर AMU के टर्म में लिखते हैं हम किसको, मॉलिक्यूलर वेट को। तो यहाँ पे देखो 16 AMU हो गया, तो टोटल AMU 18 AMU हो गया। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ एटम प्रेजेंट इन एक मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर वेट मतलब कि एक मॉलिक्यूल्स में सारे एटम्स के एटॉमिक वेट को तुम जोड़ दो तो तुमको मॉलिक्यूलर पता चल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको यहाँ पे फोकस करना है। जैसे कि अगर आप क्वेश्चन में ये वर्ड लिखा हो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल्स, तो आपको सीधा मॉलिक्यूलर वेट AMU में देना है या मॉलिक्यूलर वेट यूनिफाइड में देना है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 मोल या फिर मोलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये तो भर भर के मिलेगा, मोलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो उस केस में जब मॉलिक्यूलर वेट 1 मोल का पूछे या मोलर वेट का शब्द यूज करे तो आपको वेट ऑफ 1 मोल को मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम में लिखना है। किस में लिखना है, मॉलिक्यूलर वेट के साथ ग्राम लगा देना है, बस इतना ही करना है। अगर आपको ग्राम मॉलिक्यूलर वेट दे, और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट किसके बराबर होता है, अगर आपको याद रखना है क्वेश्चन में, अगर ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होगा तो वेट ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स कि ये भी मॉलिक्यूलर वेट बाय ग्राम आप लिख सकते हो। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए बोले तो भी आप क्या करो, मॉलिक्यूलर वेट के साथ ग्राम लगा दो। अगर आपसे पूछे 1 मोल कितना होता है, आप बोलोगे Na मॉलिक्यूल्स होता है। Na मॉलिक्यूल्स मतलब कि मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, दैट मीन्स कि 22.4 लीटर एट STP। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होता है, अगर हम बात करते हैं किसी भी मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर, सिर्फ किसी भी मॉलिक्यूल्स का बोल दे मॉलिक्यूलर वेट बताओ, तो आप क्या कहोगे, ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट होता है, ये एक यूनिटलेस होता है। जैसे ऑक्सीजन का पूछते हैं आप बोलोगे 16, क्लोरीन का पूछ ले तो आप बोलोगे 70, मतलब कि लगभग बोल सकते हो 35.5, 71। तो अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग को सॉल्व करना है। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HNO3। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HNO3 पूछा है, तो सीधा सा मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है कि AMU के फॉर्म में लिखना है या फिर U के फॉर्म में लिखना है, यूनिफाइड के फॉर्म में लिखना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 16 AMU सही ऑप्शन हो जाएगा, और आप इसको 16U भी होता तो भी आप सही टिक करते, 16U को भी टिक करते। मोलर वेट ऑफ HNO3 पूछा है, जब हम मोलर वेट का बात करें या फिर आप देखो यहाँ पे ना मोलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 मोल, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 मोल या मोलर वेट यूज करें, तो आपको क्या करना है, मोल के टर्म से पूछा है तो मॉलिक्यूलर वेट के साथ ग्राम लगा देना है। दैट मीन्स कि 63 ग्राम आपको हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 63 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HO3। क्या बोला है, HO3 बोला है। तो HO3 को कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 1 हाइड्रोजन है यहाँ पे, एक, और एक ए का आपको नहीं पता है तो X इंटू A लिख दो, और ऑक्सीजन का 3 है तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और HO3 मॉलिक्यूल्स का कितना वेट कितना दिया हुआ है, 63। देखो इसको इस तरह अप्रोच करना है। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 AX प्लस 48 इक्वल टू 63, यहाँ हो जाएगा 49। और अगर आपको यहाँ पे AX का कोफिशिएंट तो पता नहीं था ना, तो इसको आप AX लिख दिए। अब यहाँ पे कितना था, यहाँ पे अब सीधा क्या कर दो आप, AX इक्वल टू 63 माइनस 49 कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 और इधर हो जाएगा 14, मतलब AX कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो AX का आंसर कितना आ जाएगा, 14। तो आपको पता नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्पेस के लिए हम लोग यहाँ मिटा दिए, कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करते करते बनाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का अगर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 से पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे बना देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला 32 ग्राम SOX है, ठीक है, 11.2 लीटर एट STP जैसे ही बोल दिया आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 32 ग्राम आपका 32 ग्राम SOX में कितना है, 11.2 लीटर, कितना है, 11.2 लीटर ऑक्यूपाई करता है। आपको बोला है कि STP पे, तो STP पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 22.4 लीटर में कितना ऑक्यूपाई करना चाहिए। 22.4 लीटर में 32 ग्राम बाय 11.2 इंटू 22.4 लीटर, तो ये कट के कितना आएगा, 2 आएगा, ये 64 ग्राम निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ गया, 22.4 लीटर में 64 ग्राम SOX ऑक्यूपाई करेगा। अब देखो यहाँ पे 64 ग्राम हो गया। अब यहाँ पे आपको पता है कि सल्फर कितना है, 1 सल्फर है, सल्फर का कितना होता है 32, 16 दूनी 32, एटॉमिक नंबर 16 32, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो यहाँ पे X लिख दो क्योंकि पता नहीं है कितना है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 64 माइनस 32 बाय 16, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 32, और यहाँ पे X आ गया। अगर हम X का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा
एक्स इक्वल टू टू आ जाएगा। देखो 2 इसका वैल्यू होगा, आंसर में तो यहाँ दिए हुए थे 2 होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। फॉर्मूला ऑफ एसिड इज SXO2, द मास ऑफ 0.0242 मोल्स ऑफ द एसिड इज 1.6757 ग्राम। व्हाट इज एटॉमिक वेट ऑफ एक्स। तो सबसे पहले देखो आपको हिंट दिया हुआ है 0.0242 मोल्स में एक 1.657 ग्राम है। 1 मोल में कितना होगा, इसको डिवाइड कर दो 1.657 बाय 0.0242 से, तो आपके पास आ जाएगा 68.4 ग्राम। ये आपका मॉलिक्यूलर वेट निकल गया। अब आपके पास क्या है, HXO2 है। HXO2 को आप कैसे लिख सकते हो, 68.4 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इसका निकल के आ गया। और उसके बाद आपको मेन यही है कैलकुलेशन है जो आपको ध्यान रखना है, बाकी तो ये इजी हो जाता है। अब उसके बाद एक हाइड्रोजन है तो 1 हो गया। आपको एक्स के बारे में पता नहीं है तो एक्स लिख दो। ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे कितना हो गया, 64 हो गया। 16 16 दूनी 32 होगा, सॉरी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 32 और 3 33, 68.4 माइनस 33 बाय एक्स। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा घट के 68.4 और यहाँ पे आपका 33 है तो आपका आ जाएगा 4 और 5 और 3 मतलब 35.4 आ जाएगा। 35.4 या 35.5 आंसर में, ठीक है। तो 35.5 अप्रोक्सीमेट आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आपको 5 नंबर तक आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास और डेंसिटी के ऊपर बात करेंगे और मिक्सचर के ऊपर बात करेंगे। तो हम लोग थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन पॉज करके करो और ट्राई करो कि आपको ब्लैक बोर्ड पे नहीं दिख रहा है तो 720 पिक्सल पे करके देखो, पर आपको मजा आएगा जब कम समय में ज़्यादा कंटेंट डिलीवर होगा। जल्दी आप कंप्लीट चीज़ों करके आप क्वेश्चन लगाओ। थैंक यू।